भारत की जलवायु, भारत की जलवायु क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए यहां से प्रश्न आया है परीक्षा में, अगर आप देखेंगे तो यहां से प्रश्न आया है और आगे भी आने की संभावना है। कंसेप्चुअल चैप्टर है, कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, यहां पर थोड़ा कंसेप्ट है, तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। और इस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं काफी आसान प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेप्ट है इसमें। तो भारत की जलवायु, एक तो एक प्रश्न तो सीधा सीधा पूछा जाता है ये कि भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। एक तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है भारत की जलवायु कैसी है, तो इस सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर होगा भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो एक तो सीधा सीधा प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर यह होगा कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है एक प्रश्न सीधा पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह होगा कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अब किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और उष्णकटिबंधीय में भी मानसूनी प्रकार की जलवायु है, यह बात हम लोग किस आधार पर कह सकते हैं? देखिए यहां पर बार बार एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, वो शब्द है आपको जलवायु। जलवायु, तो जलवायु का मतलब क्या होता है, जलवायु का मतलब क्या होता है, उसके बाद उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे है, इन दोनों बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात है जलवायु, यानी अंग्रेजी में क्लाइमेट। क्या है ये? जलवायु की अगर बात की जाए तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लंबे समय तक मौसम की जो दशा होती है या मौसम की जो अवस्था होती है उसे ही जलवायु कहा जाता है। किसी भी भूभाग में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में लंबे समय तक, मतलब 30 बरस, 35 बरस, 50 बरस तक जो मौसम की अवस्था होती है उसी को जलवायु कहा जाता है। अब यहां पर एक टर्म आया है मौसम, तो मौसम का परिभाषा यह होता है और मौसम यह होता है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में एक दिन के लिए, चंद घंटा के लिए, चंद सप्ताह के लिए वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आप विश्व के मानचित्र पर आते हैं, विश्व के मानचित्र पर आते हैं तो ये संसार का मानचित्र है। आप सब लोग जानते हैं पूरे के पूरे संसार को 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है।
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा या गर्मी? क्या होता है? ठंडा। ठंडा होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा होता है। और इसके बाद अगर विषुवतरेखीय क्षेत्र की हम लोग बात करें तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में ठंडा या गर्मी? क्या होता है? गर्मी होता है। और हमेशा 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 यानी एक प्रकार से कहिए तो कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी वर्ष हो, हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा ही होता है और हमेशा विषुवतरेखीय क्षेत्र में गर्मी ही होता है। तो हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र में जो ठंडा होता है, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र का जो जलवायु है, ध्रुवीय क्षेत्र का जो मौसम है, वह आपको ठंडी है, वह आपको ठंडी है। तो यहां की ठंडी जलवायु है, अर्थात शीत प्रकार की जलवायु जो है यहां पर देखने को मिलती है। फिर विषुवतरेखीय क्षेत्र में गर्मी है हमेशा, तो यहां पर उष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है, यहां पर उष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है, यह बात हम कह सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में एक लंबे अंतराल के लिए या एक लंबे समय के लिए जो वायुमंडलीय दशा होती है या जो मौसम होती है उसी को जलवायु कहा जाता है, उसी को जलवायु कहा जाता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु शीत कटिबंधीय जलवायु है, विषुवतरेखीय क्षेत्र की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा होता है और विषुवतरेखीय क्षेत्र में क्या होता है? गर्मी होता है। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद यहां पर एक चीज है मानसूनी और एक चीज है आपको उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय तो समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपको बतलाया गया होगा निश्चित तौर पर, कहीं ना कहीं यह बात बतलाया गया होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कुल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। जो पृथ्वी है, अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी को कुल 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। एक उष्ण कटिबंधीय है, एक समशीतोष्ण कटिबंधीय है और एक शीत कटिबंधीय है, एक शीत कटिबंधीय है। बांटा गया है, हाँ या ना? एकदम से बांटा गया है। तो अगर आप बात भारत की करेंगे तो भारत उष्ण कटिबंध में है या भारत समशीतोष्ण कटिबंध में है या फिर भारत का आंशिक तौर पर विस्तार उष्ण कटिबंध में भी है और भारत का आंशिक तौर पर विस्तार समशीतोष्ण कटिबंध में भी है। क्या होगा उत्तर? उष्ण कटिबंध में है, समशीतोष्ण में है, आए दोनों में है ना? तो भारत का आंशिक तौर पर विस्तार उष्ण कटिबंध में भी है और भारत का आंशिक तौर पर विस्तार जो है समशीतोष्ण कटिबंध में भी है, समशीतोष्ण कटिबंध में भी है। यह बात आप जानते हैं या नहीं जानते? निश्चित तौर पर आप जानते हैं। तो भारत कर्क रेखा के अगर आप नीचे आएंगे, कर्क रेखा के अगर आप नीचे आएंगे यानी कर्क रेखा के अगर आप दक्षिण आएंगे, ये आपको मान लिया जाए कि कर्क रेखा है, ठीक है, ये मान लिया जाए कि आपको कर्क रेखा है। कर्क रेखा के जब आप दक्षिण आते हैं यानी जो प्रद्वीपीय भारत है या जो दक्षिणी भारत है, प्रद्वीपीय भारत या जो दक्षिणी भारत है, ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है। फिर कर्क रेखा के जब आप ऊपर जाते हैं अर्थात जो उत्तरी भारत है, ये आपको समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, हाँ या ना? एकदम से हाँ। तो भारत का दक्षिणी भाग, भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है, भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है, एक बात यह। दूसरी बात यह कि भारत जो है विषुवत रेखा के नजदीक है, भारत विषुवत रेखा के नजदीक है। देखिए विषुवत रेखा, अगर आप विषुवत रेखा की बात करेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, और जबकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ऐसा है या नहीं है? तो भारत विषुवत रेखा के नजदीक है। भारत की जलवायु जो उष्ण कटिबंधीय है, यह बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है तो कैसे है और क्यों है। तो
इसका सीधा सा एक रीजन यह है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है या जो प्रायद्वीपीय भारत है वह उष्णकटिबंध में है, जिस वजह से भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यानी भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है मतलब भारत में गर्म प्रकार का मौसम, भारत में गर्म प्रकार का मौसम जो है आपको देखने को मिलता है। आप देखिए ना, आप थोड़ा सा गौर कीजिए ना, 15 मार्च से लेकर के लगभग आपको 15 सितंबर तक गर्मी का एहसास होगा। 15 मार्च से लेकर के 15 सितंबर की आप 15 अक्टूबर 15 नवंबर तक जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 नवंबर तक आप नहीं जा सकते, एकदम से जा सकते हैं। अभी बताइए, अभी अक्टूबर, हाँ अक्टूबर लास्ट चल रहा है, अक्टूबर लास्ट चल रहा है, तो आप हमको ये बात बतलाइए, क्या अभी आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है? एकदम होता है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाएगा, आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा। तो भले ही इस बीच में अगर भारत में मौसम की बात करेंगे, ठीक है, भारत में अगर आप मौसम की बात करेंगे, कोई भी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि भारत में मौसम 4 प्रकार का होता है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर, शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर और शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च, 16 दिसंबर से 15 मार्च। तो सिर्फ शीत ऋतु देखिए, मूल तौर पर भारत के लोग हर प्रकार के मौसम से अवगत होते हैं। मूल तौर पर भारत के लोगों की अगर बात की जाए तो भारत के जो लोग हैं वे सभी प्रकार के मौसम से अवगत होते हैं। वे वर्षा ऋतु से भी अवगत होते हैं, वे शरद ऋतु से भी अवगत होते हैं, वे शीत ऋतु से भी अवगत होते हैं, वे ग्रीष्म ऋतु से भी अवगत होते हैं। लेकिन आप वर्षा ऋतु में भी देखिए, आपको गर्मी का एहसास होगा, वर्षा ऋतु में भी आपको गर्मी का एहसास होगा। तो आप, और साथ ही साथ जो है, अगर आप दक्षिण भारत जाते हैं, ठीक है, अगर आप दक्षिण भारत जाते हैं तो दक्षिणी भारत में मतलब इस एरिया में अगर आप आएंगे तो लगभग सालों भर मौसम आपको एक जैसा देखने को मिलेगा, लगभग सालों भर। दक्षिणी भारत में आपको बहुत ज्यादा ठंड का एहसास दक्षिण भारत के लोगों को नहीं होता है, दक्षिण भारत के लोगों को बहुत ज्यादा ठंड का एहसास नहीं होता है। और दक्षिण भारत के लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी का भी एहसास नहीं होता है। ठंड का एहसास तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि दक्षिणी भारत जो है विषुवत रेखा के नजदीक है, और बहुत ज्यादा गर्मी का भी एहसास दक्षिण भारत के लोगों को इसलिए नहीं होता है क्योंकि दक्षिण भारत समुद्री तट पर है, समुद्री तट पर है। और अगर आप बात समुद्र की करेंगे तो जो समुद्र होता है वह देर से ठंडा होता है और साथ ही साथ देर से गर्म होता है। समुद्र देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। अरे जलवायु का मतलब क्या है? अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग में घुसने दीजिएगा। जलवायु का मतलब होता है मौसम की अवस्था, मौसम की दशा। जलवायु का मतलब होता है मौसम की अवस्था, या जलवायु का मतलब होता है मौसम की दशा, मौसम की दशा। यानी लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में जो मौसम देखने को मिलता है, जो ऋतु देखने को मिलता है, जिस प्रकार की वायुमंडलीय दशा देखने को मिलता है, उसी को तो जलवायु कहा जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग में जा रहा है? चलिए, तो यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट किए हैं, आशा करते हैं आप समझे होंगे कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म है, उष्णकटिबंधीय मतलब कैसी है? गर्म है, गर्म है। आप देखिए ना, एक वर्ष में 12 महीना होता है, आप लगभग 7 से 8 महीना गर्मी का एहसास करते हैं। आप मार्च से लेकर के लगभग अक्टूबर तक निश्चित तौर पर गर्मी का एहसास करते हैं। मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, शुरुआती मार्च से ही आपको गर्मी लगना शुरू हो जाता है। तो आप जोड़ लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टोटल कितना महीना हो गया? 8 महीना हो गया। तो 12 महीना में 8 महीना आप गर्मी का एहसास करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में जो मौसम की दशा है, भारत में जो मौसम की अवस्था है, वह आपको उष्ण है यानी गर्म है, उष्ण है यानी कैसी है? गर्म है। तो ऐसा विषुवत रेखा के निकटता होने के कारण, विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण जो है ऐसा है। अब यहां पर दूसरा चीज है मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो मानसूनी जलवायु किसे कहा जाता है, इस बात को आप समझिए। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए
कि जो मानसून शब्द है, अगर मानसून शब्द की आप बात करेंगे तो जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुआ है। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुआ है। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है ऋतु। इसका क्या अर्थ होता है आपको? ऋतु। इसका अर्थ आपको क्या होता है? ऋतु होता है। ठीक है, ऋतु होता है। अब मानसूनी जलवायु किसे कहा जाता है? देखिए, मानसूनी जलवायु उस जलवायु को कहा जाता है जिस जलवायु के अंतर्गत मौसम के परिवर्तन होने से, मौसम के परिवर्तन होने से जो उस क्षेत्र में बहने वाली पवनें होती है वह अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। उसी जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आप नहीं समझे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ जाएंगे। देखिए, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का ही एक पार्ट है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और हिंद महासागर का ही एक पार्ट है आपको अरब सागर। हिंद महासागर का ही एक पार्ट क्या है आपको? अरब सागर। अरब सागर है। तो कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करती है, कुछ हवाएं अरब सागर से भारत में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो हवाएं, जो पवनें भारत में प्रवेश करती है, वह पवन अगर मान लिया जाए उत्तर की ओर बह रही है, जैसे मौसम परिवर्तित होता है वैसे वह पवन दक्षिण की ओर बहना शुरू कर देती है, दक्षिण की ओर बहना शुरू कर देती है। जैसे मान लिया जाए कि भारत की एक मानसूनी पवन है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। भारत की जो मानसूनी पवन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन मुख्य तौर पर भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। लेकिन जैसे ही ऋतु परिवर्तित होता है वैसे ही यह पवन अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है और यह पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। तो आगे यह बात आपको और भी स्पष्ट होगा कि भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए कहा जाता है, भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं ऋतु परिवर्तित होते ही अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। यही कारण है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा, आगे ये बात आपको और भी स्पष्ट होगा आगे चल करके, अभी ही थोड़ा देर में आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सीधा एक लाइन आप याद रखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु इसलिए कहा जाता है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बहने वाली हवाएं ऋतु परिवर्तित होते ही अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। यही कारण है कि भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार का जलवायु भी कहा जाता है। अब दूसरी बात एक और आप जानिए कि भारत में मौसम, जैसे आपको पता चल जाता होगा कि जो है आने वाला दिन जो है क्या होने वाला है, आज के डेट में तो मोबाइल में भी दिखा देता है, घड़ी स्मार्ट वॉच जो होता है उसमें भी दिखा देता है कि जो है आने वाला समय जो है रेनी होने वाला है, यानी आने वाले दिनों में बरसात होने वाले हैं या फिर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये चीज आज के डेट में जो है आपको मोबाइल सब में भी दिखाने लगा है। तो भारत में मौसम की जानकारी वर्ष 1875 ईस्वी से दिया जाना प्रारंभ हुआ है। 1875 ईस्वी से जो है यह जानकारी दिया जाने लगा कि भारत में आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा ताकि लोग सचेत रहे। अब आगे आइएगा, आगे आप समझिएगा। देखिए, इस चैप्टर
में कुछ चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। एक सीधा सा बात यह है कि जो स्थल खंड होता है, यानी जो भूमि वाला इलाका होता है, यानी ये स्थल खंड हो गया, और एक जल खंड होता है, ये जल खंड हो गया, जो जलीय इलाका होता है। स्थल खंड तुरंत गर्म होता है और तुरंत ठंडा होता है, और जो जलीय भाग होता है यह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। यह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। और देखिए, इस चैप्टर को थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा होता है या नहीं है। थोड़ा सा अपने से कोरिलेट करके जो है इस चैप्टर को थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, तो हमको लगता है ज्यादा आप समझ पाएंगे। अब एक बात आप हमको बताइए, मान लिया जाए कोई पवन है, मान लिया जाए कोई पवन है, वह पवन बंगाल की खाड़ी से उसकी उत्पत्ति होती है और वह पवन भारत में प्रवेश करती है। तो आप हमको यह बात बतलाइए, उस पवन में नमी, नमी नमी समझते हैं? उस पवन में नमी, नमी मतलब पानी का मात्रा, नमी मतलब सरल भाषा में पानी का मात्रा, पानी का मात्रा। अगर मान लिया जाए कोई पवन है, उस पवन की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी जैसे जलीय भाग से होती है, तो उस पवन में नमी की मात्रा यानी पानी की मात्रा होगी या नहीं हो? हाँ या ना? एकदम से होगी। अब दूसरी बात आप हमको बताइए, अगर मान लिया जाए कोई पवन है, उसकी उत्पत्ति स्थल खंड से होती है, स्थल खंड से होती है, तो स्थल खंड से उत्पत्ति होने वाली पवन में क्या नमी की मात्रा होगी? नहीं होगी, एकदम से नहीं होगी। और देखिए आगे दो तीन बात आपको समझना है। एक तो भारत की जलवायु जो मानसूनी प्रकार की है, कैसे ऋतु परिवर्तित होते ही मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, एक बात यह। और दूसरी बात यह कि भारत में किस मानसूनी पवन से सबसे ज्यादा वर्षा होता है और किस मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है, इन सभी चीजों को हमें समझना है। तब एक एक करके जो है आप चीजों को समझिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप यहां पर डायरेक्शन से अवगत हो जाइए। ऐसे तो हम आपको पहले भी डायरेक्शन से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर दो डायरेक्शन स्पेशली, एगो उत्तरी पूर्वी और एगो दक्षिणी पश्चिमी, ये दो डायरेक्शन से जो है यहां पर आपको अवगत होना होगा। तो आप सब लोग जानते हैं, कोई भी मानचित्र जब हम लोग लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग होता है उत्तर दिशा, उत्तर होता है। पूरब कौन बोल रहे हैं? हे भगवान, ये बात बताइए। कम से कम हमको लगता है हम 50 बार बताए हों, कम से कम 50 बार बताए होंगे। ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, दाहिना भाग पूरब और बायां भाग पश्चिम। उत्तर और इधर पूरब, तो इस बीच में आइएगा तो इधर क्या होगा? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब, इधर आइएगा तो उत्तर पूरब होगा। इसके बाद जो है इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है। इस बीच में आइएगा तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखिए एक बात आपसे और भी सीधे तौर पर आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि एक बात यह पूछा जाता है सीधे तौर पर, भारत की जलवायु कैसी है? तो आप सभी अवगत हुए हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसी प्रकार से सीधे तौर पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और सीधे तौर पर एक और प्रश्न आपसे
यह पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसूनी पवन से होता है? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है और लगभग किसी किताब में देखेंगे 73%, किसी किताब में देखेंगे 74% और कोई किताब 80% के आसपास भी लिखता है। तो आप लगभग में ऑन अप्रोक्सीमेट यह मान करके चलेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से भारत में लगभग 80% के आसपास वर्षा होता है। यहां पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, एक शब्द का हमने प्रयोग किया है लगभग, समझ गए, लगभग शब्द का प्रयोग हमने आपके साथ किया है। तो भारत में 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है और भारत के लगभग राज्य में, सभी राज्य कहना गलत हो जाएगा, लेकिन भारत के लगभग मैक्सिमम राज्य की अगर आप बात करेंगे तो भारत के मैक्सिमम राज्य में जो वर्षा होता है इसी मानसूनी पवन से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही भारत के लगभग सभी राज्यों में वर्षा होता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, अपना बिहार हो गया, अपना बिहार को भी अगर आप देखेंगे तो अपने बिहार में भी जो वर्षा होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। अब देखिएगा, भारत का यह मानचित्र है, आप डायरेक्शन से अवगत हो गए हैं, हमने आपको डायरेक्शन से अवगत करवाया और यहां पर विशेष तौर पर 2 डायरेक्शन से ही अवगत होना था, तो 2 डायरेक्शन से हमने आपको अवगत करवाया। इधर वाला भाग उत्तर पूरब है और इधर वाला भाग है आपको दक्षिण पश्चिम। देखिए, जब आप भारत के दक्षिणी भाग में आएंगे तो आपको इंडियन ओशन मिलेगा, अर्थात आपको हिंद महासागर मिलेगा। इंडियन ओशन मिलेगा अर्थात आपको हिंद महासागर मिलेगा, हिंद महासागर मिलेगा। हिंद महासागर की अगर आप बात करेंगे, हिंद महासागर जो कि एक आपको सागरीय इलाका है या जलीय इलाका है या महासागरीय इलाका है, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी जलीय भाग से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है और इसी जलीय भाग से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है या हिंद महासागर नामक जलीय भाग से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। तो जब जलीय भाग से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंद महासागर से उत्पन्न होने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन में नमी की मात्रा होगी या नहीं होगी? निश्चित तौर पर होगी, निश्चित तौर पर होगी नमी की मात्रा, और होती है नमी की मात्रा। और भारत की जो आकृति है, प्रद्वीपीय भारत की जो आकृति है, आप देख सकते हैं कैसी आकृति है। हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है और इस मानसूनी पवन की एक शाखा इस डायरेक्शन में बहती है और एक शाखा इस डायरेक्शन में बहती है, एक शाखा इस डायरेक्शन में बहती है। और भी नीचे आइएगा तो इस प्रकार से, यानी तो हम 13 खींच दिए हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिंद महासागर से इसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे बहती है, समझ गए, ऐसे बहती है। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि एक दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर बहती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की कुछ शाखा
अरब सागर से होकर बहती है, अरब सागर से होकर बहती है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है उसकी दो शाखा है, उसकी दो शाखा है। एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक दूसरी है आपको अरब सागर की शाखा। एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी है आपको अरब सागर की शाखा। इसमें देखिए ज्यादा महत्व है अरब सागर की शाखा का, ज्यादा महत्व है अरब सागर की शाखा का। अब ज्यादा महत्व अरब सागर की शाखा का क्यों है, ज्यादा महत्व अरब सागर की शाखा का क्यों है? अरे सीधा सा आप जानिए ना, क्लास में किस विद्यार्थी का ज्यादा महत्व है, क्लास में किस विद्यार्थी का हम ज्यादा नाम लेते हैं? जो अच्छे होते हैं, जो पढ़ने में टॉपर होते हैं, उन सभी का नाम हम लेते हैं। तो जो बेहतर है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जो टेस्ट में टॉप करते हैं, उन सभी का नाम जो है हम आपके साथ साझा करते हैं कि फलना विद्यार्थी अच्छा था। तो अरब सागर की शाखा का ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की भी जो दो शाखा है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, उसमें भी जो ज्यादा वर्षा होता है वो अरब सागर की शाखा से होता है। अर्थात अरब सागर की शाखा का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, इसलिए अरब सागर की शाखा का ज्यादा महत्व है। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के संदर्भ में जो अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा है, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जो अरब सागर से होकर गुजरती है, अर्थात अरब सागर की शाखा वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, वह आपको जो है इस प्रकार से बहती है, वह आपको इस प्रकार से बहती है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। इधर तो आप जानते ही, अभी तुरंत बताए हैं, उत्तर पूरब है और इधर है आपको दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की जो अरब सागर की शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की जो अरब सागर की शाखा है, यह बहती है इस प्रकार से। तो आप हमको एक बात बताइए कि अगर आपसे यह पूछा जाता है और अगर आप पूर्वावलोकन अर्थात घटना चक्र पलट करके देखेंगे तो वहां पर जो है यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर है या की दिशा क्या है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की, और देखिए एक बात हमने आपको स्पष्ट किया है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दो शाखा, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर, लेकिन ज्यादा महत्व अरब सागर की शाखा का है क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा होता है अरब सागर की शाखा से। अगर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के संदर्भ में, यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है या अरब सागर की शाखा के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको यह मान करके चलना है कि आपको अरब सागर की शाखा के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि ज्यादा महत्व उसी का है, क्योंकि ज्यादा वर्षा जो होता है उसी से होता है, ज्यादा वर्षा अरब सागर की शाखा से ही होता है। कुछ समझ पाए हैं आप? तो इसकी जो दिशा होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा है, तो आप सीधे तौर पर कहिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। कहेंगे या नहीं कहेंगे? निश्चित तौर पर कहेंगे। और दूसरी बात देखिए, ये जो पवन होती है, ये जो पवन होती है, मतलब आपको जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन होती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन होती है, ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है। गर्मी के मौसम में इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है, हिंद महासागर से होती है।
तो गर्मी के मौसम में इसकी उत्पत्ति होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है। इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन भी कहा जाता है। अब देखिएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर की शाखा सबसे पहले केरल के तट से टकराती है। सबसे पहले केरल के तट से टकराती है। सबसे पहले केरल के तट से टकराती है। तो यहां पर एक प्रश्न यह बनता है कि भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे पहले जो मानसून का आगमन होता है वह केरल राज्य में होता है। भारत में सबसे पहले जो मानसून का आगमन होता है वह आपको केरल राज्य में होता है। जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर की शाखाएं केरल राज्य से टकराती है। फिर धीरे धीरे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की शाखाएं आगे की ओर बढ़ती जाती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है, आगे की ओर बढ़ती जाती है। अब एक चीज और यहां पर आप इमेजिन कीजिएगा कि जैसे आप सुबह उठते हैं, उस टाइम आपका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता है तो आपका एनर्जी लेवल घटते जाता है, या आपका एनर्जी लेवल जो है आपको कम होते जाता है, आपका एनर्जी लेवल कम होते जाता है। उसी प्रकार से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है वह जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वर्षा की मात्रा जो है आपको कम होती जाती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जब केरल के तट पर टकराती है, यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कराती है, यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कराती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यह आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा जो है आपको कम होते जाती है, वर्षा की मात्रा कम होते जाती है। अगर केरल में 200 सेंटीमीटर वर्षा है तो आपको महाराष्ट्र में जो है 150 सेंटीमीटर वर्षा, मध्य प्रदेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा, फिर उससे भी ऊपर जाइएगा तो 80 सेंटीमीटर वर्षा। तो इस प्रकार से जो है जैसे सुबह उठने के बाद जैसे जैसे दिन ढलता है आपका एनर्जी लेवल कम होते जाता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन उत्तर पूरब की ओर बढ़ती जाती है तो उसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है, अर्थात धीरे धीरे वर्षा की मात्रा जो है कम होती जाती है। और देखिए आप सब लोग जानते हैं कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन टकराती है, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जो जब टकराती है तो यह पवन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल इधर है और पश्चिमी ढाल इधर है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर यह खूब वर्षा कराती है, और वही पूर्वी ढाल पर वर्षा ना के बराबर होता है या थोड़ा बहुत वर्षा होता है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन पश्चिमी घाट से टकराने के बाद पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर खूब वर्षा कराती है, वही पूर्वी ढाल पर वर्षा ना के बराबर होता है या थोड़ा बहुत वर्षा होता है। तो ये जो पूर्वी ढाल होता है ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। मतलब वृष्टि छाया प्रदेश मतलब सीधा सोचिए ना, जहां पर वर्षा ना होता है, जहां पर वर्षा ना होता है उसी को वृष्टि छाया प्रदेश एक प्रकार से कहा जाता है, आप कह सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर 2-3 शब्द है, समझ गए, यहां पर 2-3 शब्द है। एक शब्द है मानसून ब्रस्ट या मानसून प्रस्फोट। तो सबसे पहली बात आप मानसून ब्रस्ट या मानसून प्रस्फोट को समझिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की शाखा जो सर्वप्रथम केरल से जाकर टकराती है, और केरल से जाकर टकराने के बाद गरज तरज के साथ वर्षा कराती है, अर्थात मानसून के आगमन का जो सूचना देती है, अर्थात मानसून का जो आगमन होता है उसी को मानसून ब्रस्ट
या मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून ब्रस्ट या मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून ब्रस्ट या मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। कुछ समझे आए? मानसून के आगमन को मानसून ब्रस्ट या मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। एक लाइन में हम लोग ये बात कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन ग्रीष्म ऋतु में इसकी उत्पत्ति हुई। यह पवन भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। और आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि यह बात हमने आपको कई दफा बतलाया है, भारत के उत्तर में अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर में जो है आपको हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है। और आप एक बात जानिए, जो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, यह भारत के रक्षक के तौर पर काम करती है। भारत के रक्षक के तौर पर काम करती है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी और मानवीय दृष्टिकोण से भी, दोनों दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत भारत के लिए रक्षक के तौर पर काम करती है। कैसे रक्षक के तौर पर काम करती है, आगे आपको स्पष्ट होगा। एक तो पहली और सीधी सी बात यह है कि अगर हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में नहीं होता तो यह जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन सीधे आगे की ओर बह जाती और फिर इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से भारत में वर्षा नहीं होता। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से भारत में वर्षा नहीं होता। और जब भारत में वर्षा नहीं होता तो भारत एक प्रकार से रेगिस्तानी इलाका में तब्दील हो जाता या मरुस्थलीय इलाका में तब्दील हो जाता। आप ये बात भी कह सकते हैं, भारत एक प्रकार से मरुस्थलीय इलाका या रेगिस्तानी इलाका में जो है आपको तब्दील हो जाता। एक तो इस दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि भारत में अगर वर्षा होता है और भारत में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास आप मान करके चल सकते हैं, तो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है, उसका एक प्रमुख कारण है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना, इस वजह से भारत में वर्षा जो है हो पाता है, नहीं तो भारत में वर्षा नहीं होता। भारत में सुखाड़ की स्थिति जो है आपको देखने को मिलती। ये बात थोड़ा सा आप हजम कीजिएगा। इसके बाद अब अगली बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। यह पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यह पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। आगे जब ऋतु परिवर्तित होता है, जब ऋतु परिवर्तित होता है यानी शीत ऋतु में, शीत ऋतु की अगर आप बात करेंगे, शीत ऋतु की अगर आप बात करेंगे तो शीत ऋतु में यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वत से टकराती है और वापस रिटर्न हो जाती है। हिमालय पर्वत से टकराती है और वापस रिटर्न हो जाती है। जैसे मौसम परिवर्तित होता है, यह पवन ग्रीष्म ऋतु में एकदम चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। लेकिन जैसे ही ऋतु परिवर्तित होता है, वैसे ही यह पवन अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है या अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है या अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। और फिर यह पवन अगर आप देखेंगे तो यही पवन हिमालय पर्वत से टकराने के बाद, यही पवन हिमालय पर्वत से टकराने के बाद, ऋतु परिवर्तित होने के बाद जो है इस प्रकार से आपको बहने लगती है। इस प्रकार से जो है आपको बहने लगती है। इस प्रकार से बहने लगती है। तो यह जो मानसूनी पवन है, जो कि ऋतु परिवर्तन होने से अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है और भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग की ओर बहना शुरू कर देती है। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिणी पश्चिमी भाग की ओर बहना शुरू कर देती है। इस मानसूनी पवन को उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन कहते हैं।
इस मानसूनी पवन को उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन कहते हैं, या फिर इस मानसूनी पवन को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है या जो लौटता हुआ मानसूनी पवन है, इसकी उत्पत्ति होती है हिमालयी क्षेत्र से। इसकी उत्पत्ति होती है हिमालयी क्षेत्र से। हिमालयी क्षेत्र क्या जलीय इलाका है? नहीं, स्थलीय इलाका है। स्थलीय इलाका है, बर्फीला इलाका है, आप कह सकते हैं। तो जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटती हुई मानसूनी पवन है, इसकी उत्पत्ति स्थलीय भाग से होती है, और स्थलीय भाग से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इस मानसूनी पवन में नमी ना के बराबर होती है। इस मानसूनी पवन में नमी ना के बराबर होती है। नमी ना के बराबर होती है, या नमी बहुत कम होती है। और नमी बहुत कम होने के कारण यह मानसूनी पवन भारत में वर्षा ना के बराबर कराती है, या फिर थोड़ा बहुत भारत में वर्षा कराती है। यह मानसूनी पवन शरद ऋतु में इसकी उत्पत्ति होती है, जिस वजह से इस मानसूनी पवन को उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, लौटता हुआ मानसूनी पवन या शरदकालीन मानसूनी पवन भी कहते हैं। तो लौटता हुआ मानसूनी पवन या शरदकालीन मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की जो दिशा होती है, उसकी दिशा होती है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। और इस मानसूनी पवन से भारत में वर्षा ना के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। और अगली बात यह है कि इस मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं जो है आपको बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। भले ही उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटता हुआ मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिमालयी इलाका से हुआ हो, स्थलीय भाग से हुआ हो, लेकिन जब इसकी कुछ शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, अर्थात जलीय भाग में प्रवेश करती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो बंगाल की खाड़ी से यह मानसूनी पवन की शाखाएं नमी प्राप्त कर लेती है, और नमी प्राप्त करने के बाद जो है यह मानसूनी पवन तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। और आप सभी ने अभी जाना, इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में अर्थात ठंडे के मौसम में इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। तो ठंडे के मौसम में इस मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है, तो यह मानसूनी पवन की कुछ शाखाएं जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, वह नमी प्राप्त कर लेती है और वह तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तमिलनाडु के तट पर जाड़े के दिनों में आप देखेंगे वर्षा होते हुए। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जो आप वर्षा होते हुए देख पाते हैं, ऐसा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन के कारण ही होता है। और भारत की अगर आप बात करेंगे, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत के दो भूभागों में जाड़े के ऋतु में वर्षा होता है। भारत के दो भूभागों में जाड़े की ऋतु में वर्षा होता है। एक आपको भारत के दक्षिणी पूर्वी तट या तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है, और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट या तमिलनाडु के तट पर जाड़े की ऋतु में वर्षा जो है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटते हुए मानसूनी पवन या शरदकालीन मानसूनी पवन के कारण होता है। वहीं भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, इधर उत्तर है इधर पश्चिम है, तो भारत का जो ये वाला भाग है ये उत्तर पश्चिम कहलाता है। भारत का उत्तर पश्चिम कहलाता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी जाड़े की ऋतु में वर्षा होता है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में भले ही ऋतु 4 हो, यानी मौसम 4 हो, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत। वर्षा ऋतु मुख्य तौर पर 15 जून से 15 सितंबर। ठीक है, भारत में मुख्य तौर पर वर्षा 15 जून से 15 सितंबर के बीच ही होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में वर्षा नहीं होता है, नवंबर में वर्षा नहीं होता है, दिसंबर में वर्षा नहीं होता है, जनवरी में वर्षा नहीं होता, फरवरी में वर्षा नहीं होता है। ऐसा है जी? नहीं है। आप देखेंगे कि जनवरी में भी वर्षा होते हुए आप देखेंगे, मार्च में भी वर्षा होते हुए आप देखेंगे, या अक्टूबर नवंबर में भी आप वर्षा होते हुए देखेंगे। तो मुख्य तौर पर वर्षा ऋतु में ही होता है। मुख्य तौर पर वर्षा ऋतु में ही होता है, लेकिन जाड़े के दिनों में भी वर्षा देखने को मिलता है। और जाड़े के दिनों में वर्षा भारत के 2 भूभाग में देखने को मिलता है। जाड़े के दिनों में वर्षा जो भारत के 2 भूभाग में देखने को मिलता है, एक भारत का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, या फिर तमिलनाडु, या फिर कोरोमंडल तट, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग या तमिलनाडु का तट या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा देखने को मिलता है। और यहां पर जाड़े के दिनों में वर्षा का कारण क्या है, इस बात से हम आपको अवगत करवा दिए हैं। यहां पर जाड़े के दिनों में वर्षा का कारण है लौटता हुआ मानसून, या शरदकालीन मानसून, या उत्तरी पूर्वी मानसून। लौटता हुआ मानसून, शरदकालीन मानसून, या उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है। उसी प्रकार से समझ गए, उसी प्रकार से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, मतलब इस इलाका में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी जाड़े के ऋतु में जो है आपको वर्षा देखने को मिलता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी जाड़े के ऋतु में वर्षा देखने को मिलता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो जाड़े के ऋतु में वर्षा देखने को मिलता है, इसका कारण है आपको पश्चिमी विक्षोभ। इसका कारण है आपको पश्चिमी विक्षोभ। जैसे देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति, जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से होती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, भारत में वर्षा कराती है। उसी प्रकार से जब आप आएंगे भारत के पश्चिमी भाग में, ये भारत है, भारत के पश्चिमी भाग में मतलब इधर आएंगे, भारत के पूर्वी भाग में मतलब इधर जाएंगे, भारत के उत्तरी भाग में मतलब इधर जाएंगे, भारत के दक्षिणी भाग में मतलब इधर आएंगे। तो जब आप आएंगे भारत के पश्चिमी भाग में, तो भारत के पश्चिमी भाग में यहां पर है आपको भूमध्य सागर। यहां पर भूमध्य सागर है। भारत के पश्चिमी भाग में जो भूमध्य सागर है, जलीय इलाका है। इस भूमध्य सागर, भारत के पश्चिमी भाग में जो भूमध्य सागर है, अर्थात जो जलीय इलाका है, इस भूमध्य सागर से ही पश्चिमी विक्षोभ नामक एक मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी विक्षोभ नामक एक मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। और यह पश्चिमी विक्षोभ नामक मानसूनी पवन अपने उत्पत्ति से पूरब की ओर बहती है, इस डायरेक्शन में बहती है। इधर जाइएगा, पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, पूरब की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन पूरब की ओर बहती हुई काला सागर से नमी प्राप्त करती है, कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करती है। और देखिए, जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण एशिया महादेश के पश्चिमी भाग में भी वर्षा होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण एशिया महादेश के पश्चिमी भाग में वर्षा होता है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, अर्थात इस एरिया में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी जो है आपको वर्षा होता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी वर्षा होता है। और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की अगर आप बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये तमाम राज्यों में वर्षा होता है।
ये तमाम राज्यों में वर्षा होता है। और जाड़े के दिनों में वर्षा होता है। जाड़े के दिनों मतलब नवंबर दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर का महीना में वर्षा होता है। और आप याद कीजिए, आगे हम आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत तो आप जानते भी होंगे कि जब आप भारत की कृषि को पढ़ेंगे तो आप यह जानेंगे कि भारत में फसल 3 प्रकार का होता है। ऋतु के आधार पर फसल 3 प्रकार का होता है, रबी, खरीफ, जायद। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। रबी का मतलब गेहूं। गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। अब अभी आप देखेंगे गेहूं की बुआई जो है स्टार्ट होगा। गेहूं का बुआई जो है अब आपको स्टार्ट होगा। और गेहूं को भी पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं को अप्रॉक्स 75 सेंटीमीटर के आसपास पानी की आवश्यकता होती है। 75 सेंटीमीटर के आसपास पानी की आवश्यकता होती है। आप पंजाब राज्य के विषय में जब आप पता करेंगे कि पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा कौन फसल का उत्पादन होता है, तो आपको पता चलेगा कि पंजाब राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है। तो जाड़े के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के इलाका में वर्षा होता है। और यह जो वर्षा होता है यह गेहूं के फसल के लिए लाभदायक होता है। गेहूं के फसल के लिए लाभदायक होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। यह जो है आपको रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि गेहूं जो होता है आपको एक प्रकार का रबी फसल होता है। गेहूं एक प्रकार का क्या होता है? रबी फसल होता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जाड़े के मौसम में जो हिमपात होता है, मतलब बर्फ के रूप में जो वर्षा होता है, बर्फ के रूप में जो वर्षा होता है, बर्फ के रूप में जो वर्षा होता है वह भी आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। और इस वर्षा को जो है राजस्थान में एक विशेष नाम से पुकारा जाता है, माबट नाम से जो है आपको पुकारा जाता है। समझ गए? याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा एक चीज और यहां पर आप समझिएगा कि 3 शब्द है। ठीक है, 3 शब्द है। आगे भी आपको बताएंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले जो है 3 शब्द है। एक है आपको मानसून प्रस्फोट, जो आप पहले भी समझ चुके हैं। एक है मानसून विच्छेद और एक है मानसून निवर्तन। अंग्रेजी में मानसून बर्स्ट, लगता है गलत लिख दिया, मानसून बर्स्ट। अंग्रेजी में लिख दिए हैं, कभी काल जो है हिंदी नहीं देता है, अंग्रेजी ही दे देता है, इसलिए अंग्रेजी लिख दिए हम आपको। एक है मानसून बर्स्ट, मानसून प्रस्फोट अर्थात मानसून बर्स्ट। दूसरा है मानसून विच्छेद, गैप ऑफ मानसून। और तीसरा है आपको मानसून निवर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। एक एक लाइन में समझिए। ऐसे तो किताबी भाषा में समझने के लिए जाइएगा तो बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन एक एक लाइन में और साधारण भाषा में आप समझिए कि मानसून प्रस्फोट, मानसून बर्स्ट, मानसून के आगमन को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। दूसरा है होता है मानसून विच्छेद। देखिए एक बात बताइए कि वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, ठीक है, तो क्या 15 जून से वर्षा शुरू होता है और 15 सितंबर तक लगातार होता है? नहीं होता है। वर्षा होता है, फिर रुकता है, फिर होता है, फिर रुकता है, फिर होता है, फिर रुकता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो वर्षा ऋतु काल में रुक रुक कर जो वर्षा होता है उसी को मानसून विच्छेद कहते हैं, अर्थात गैप ऑफ मानसून कहते हैं, अर्थात गैप ऑफ मानसून कहते हैं।
आगे है आपको मानसून निवर्तन। आपने देखा है ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। जैसे ऋतु परिवर्तित होता है, शरद ऋतु में वही मानसूनी पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है, अर्थात मानसून का वापस रिटर्न हो जाता है, मानसून वापस रिटर्न हो जाती है। तो मानसून का जो लौटना होता है या मानसून का जो वापस लौटना होता है या जो लौटना होता है उसी को मानसून निवर्तन कहते हैं या अंग्रेजी में रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। तो मानसून का आगमन, मानसून प्रस्फोट, वर्षा ऋतु में मानसून काल में रुक रुक कर वर्षा होना मानसून विच्छेद, और मानसून का वापस लौटना मानसून निवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून निवर्तन। सरल भाषा में इसको आप याद रखिएगा। जैसे वृष्टि छाया प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपके परीक्षा में पूछा या नहीं पूछा है, लेकिन किसी परीक्षा में पूछा। उसी प्रकार से ये तीनों शब्द का मूल, देखिए मूल कंसेप्ट जो है ना, मूल कंसेप्ट को समझ करके रखिए। बाद बाकी घुमा फिरा करके इधर उधर करके प्रश्न पूछेगा तो आप आराम से जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे, लेकिन जो मूल बात है, जो मूल प्रश्न है, मूल चीज है, उसको जो है आप पकड़ करके रखिए। तो मूल इन तीनों में यही है। किताब पढ़िएगा तो आप एकदम नहीं समझिएगा, समझ गए। आशा करते हैं आप ये तीनों बात समझ गए होंगे, हाँ या ना? समझ गए हैं ना? अब कुछ और चीजों को समझना है, ठीक है? फिर जो है आपको सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और भारत की जलवायु को पढ़ रहे हैं तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों के जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कॉमन कारण होते हैं और कुछ अलग अलग कारण होते हैं। तो विशेष तौर पर जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे अभी यहां पर। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जलवायु तो हेडिंग मारा हुआ ही है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको समझना है। देखिए, भारत हो या विश्व का कोई भी भूभाग हो, उसके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार। जो देश जितना निम्न अक्षांश पर देखने को मिलेगा उसकी जलवायु उतनी गर्म होगी। जो देश जितना उच्च अक्षांश पर देखने को मिलेगा उसकी जलवायु उतनी ठंडी होगी। निम्न अक्षांश मतलब 5 डिग्री 10 डिग्री, यानी 0 डिग्री के आसपास का अक्षांश, 0 डिग्री के आसपास का अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का अक्षांश, या यूं कहे विषुवत रेखा के आसपास का अक्षांश, विषुवत रेखा के आसपास का अक्षांश। और उच्च अक्षांश कहने का मतलब होता है विषुवत रेखा से एकदम दूर का अक्षांश, जैसे 85 डिग्री 90 डिग्री 70 डिग्री 75 डिग्री। ये बात है, समझ पा रहे हैं आप? उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। तो भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, उसके जलवायु को अक्षांश निश्चित तौर पर जो है आपको प्रभावित करती है। उसकी जलवायु को अक्षांश निश्चित तौर पर जो है आपको प्रभावित करती है। ये जो है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये। 0 डिग्री के आसपास का जो अक्षांश होता है इसको निम्न अक्षांश, और इससे जितना दूर जाइएगा उतना उच्च अक्षांश हो जाएगा।
और यह जो 0 डिग्री है, आप सब लोग जानते हैं 0 डिग्री को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इक्वेटर भी कहते हैं। कहते हैं या नहीं कहते? निश्चित तौर पर कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो 0 डिग्री है, या जो विषुवत रेखा है, या जो भूमध्य रेखा है, इसके आसपास तापमान काफी कम होता है। इसके आसपास तापमान काफी कम नहीं होता है, बल्कि इसके आसपास तापमान काफी ज्यादा होता है। तापमान काफी ज्यादा होता है, और इसके आसपास तापमान ज्यादा होने का कारण यह है कि विषुवत रेखा के आसपास सूर्य की किरणें लगभग सालों भर लंबवत चमकती है या सीधी चमकती है। सालों भर लंबवत या सीधी चमकती है, जिस वजह से विषुवत रेखा के आसपास हमेशा जो तापमान होता है वह आपको काफी ज्यादा होता है, तापमान अधिक होता है। तापमान जो है आपको अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण यहां पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्या होता है निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब? देखिए, वायुदाब, सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है वायुदाब क्या होता है। वायुदाब, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक से थोड़ा सा अलग हट करके जो है हम आपको बता रहे हैं ये चीज। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि ITCZ क्या है? ITCZ क्या है? ठीक है, ITCZ क्या है, इसी को हम समझा रहे हैं। इसको पहले समझा देते हैं, फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर पुनः हम लोग लौटेंगे। एक तो सबसे पहली बात यह है कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका पूर्ण रूप होता है। और दूसरी बात यह है कि इसका हिंदी होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसका हिंदी होता है। अब एक लाइन का प्रश्न है, उत्तर भी एक लाइन में ही होगा। ऐसे तो किताबी भाषा में जाइएगा तो बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन सरल भाषा में आप इसको अगर समझे तो ITCZ क्या है या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, इसी बात को हम समझा रहे हैं। और इसी बात को पहले आप समझिए, फिर आगे हम आएंगे। तो एक तो पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से होकर या पृथ्वी के बीचों बीच से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहां पर तापमान काफी अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र की जो वायु होती है वह आपको गर्म हो जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र या 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो वायु होता है वह गर्म हो जाता है। और जो गर्म वायु होती है, गर्म वायु आपको हल्की होती है। जब वायु गर्म होती है तो वह हल्की हो जाती है। तो गर्म वायु हल्की होने के कारण वह ऊपर उठ जाती है। गर्म वायु हल्की होने के कारण वह ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से 0 डिग्री अक्षांश के आसपास या विषुवत रेखीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक निम्न वायु दाब देखने को मिलता है, या निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर एक बात है, वायु दाब क्या है? तो इसका परिभाषा यह है कि पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को वायु दाब कहते हैं। गर्म वायु हल्की होती है, ठंडी वायु भारी होती है। गर्म वायु हल्की होती है जिस वजह से वह ऊपर उठ जाती है, और ठंडी वायु भारी होती है जिस वजह से वह ऊपर नहीं उठती है।
जहां पर वायु का प्रेशर ज्यादा है वहां पर वायु दाब अधिक, जहां पर वायु का प्रेशर कम है वहां पर वायु दाब कम, वहां पर वायु दाब क्या कम। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास अधिक तापमान होने के कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र देखने को मिलता है। अब ITCZ क्या है, इसको एक लाइन में अगर हम कहें तो विषुवत रेखा के आसपास जो निम्न वायु दाब पेटी वाला क्षेत्र होता है उसे ही उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है या फिर ITCZ कहा जाता है। तो विषुवत रेखा तथा उसके आसपास जो निम्न वायु दाब वाला पेटी पाया जाता है या विषुवत रेखा के आसपास जो निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र पाया जाता है उसी निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र को जो है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। यह बात है। और देखिए सूर्य के उत्तरायण होने पर ITCZ का भी उत्तरायण होता है और सूर्य के दक्षिणायन होने पर ITCZ का भी दक्षिणायन होता है। मतलब अगर मान लिया जाए कि सूर्य उत्तरायण हुआ यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबे समय तक चमक रहा है तो ITCZ का क्षेत्र भी उत्तरायण हो जाता है, और सूर्य अगर मान लिया जाए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे समय तक चमक रहा है तो यह भी जो है आपको दक्षिणायन हो जाता है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पुनः आप लौट जाइए। तो उसमें एक हमने आपको बताया है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक अक्षांश है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की जलवायु को भी प्रभावित करने वाले कारकों में एक अक्षांश का अहम रोल होता है। भारत 0 डिग्री अक्षांश के निकट है, भारत 0 डिग्री अक्षांश के निकट है क्योंकि भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से शुरू हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक देखने को मिलता है। तो खास तौर पर जो भारत का दक्षिणी भाग है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के नजदीक है, जिस वजह से इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है अर्थात गर्म जलवायु पाई जाती है। अब मान लिया जाए कि आप यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र में आ जाइएगा, यहां पर तो ठंडी जलवायु पाई जाएगी, समझिए ठंडी जलवायु पाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं अक्षांश तो जलवायु को प्रभावित करता ही करता है। इसके बाद भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा एक है, वह है आपको हिमालय पर्वत। अगर हिमालय पर्वत की बात की जाए तो जो हिमालय पर्वत है यह भारत के उत्तर में है। हिमालय पर्वत किस रूप में भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है इसको आप समझिएगा। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जिससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है वह मानसूनी पवन सीधे उत्तर की ओर खिसक जाता, जिस वजह से भारत में वर्षा नहीं हो पाता। फिर भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती, फिर भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु नहीं रह पाती। दूसरी बात यह है कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्र या साइबेरियाई क्षेत्र है, साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करती और भारत में कड़ाके का ठंड होता। तो हिमालय पर्वत के नहीं होने से एक तो भारत में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती, दूसरा भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती। तो आज जिस प्रकार की जलवायु भारत की है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उस प्रकार की जलवायु भारत की नहीं होती अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वह भारत के जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है, क्योंकि हिमालय पर्वत के होने की वजह से ही भारत में वर्षा होता है। और दूसरी बात यह है कि हिमालय पर्वत होने की वजह से ही भारत में अधिक ठंड नहीं पड़ती है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत में वर्षा नहीं होता और भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती। तो
अलग प्रकार की जलवायु भारत में आपको देखने को मिलता, अलग प्रकार की जलवायु भारत में देखने को मिलता। तो हिमालय पर्वत के विषय में हम यह कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वह भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है, भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बिहार दरोगा परीक्षा में और जो है बीपीएससी जैसे परीक्षा में ये प्रश्न अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर हो जाएगा आपको हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। ठीक है। इसके बाद जलवायु को समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करता है, समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, जो स्थान समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा है वहां पर उतना अधिक ठंडा होगा, जो स्थान समुद्र तल से जितना अधिक नीचा है वहां पर उतना अधिक गर्मी होगा, वहां पर उतना अधिक गर्मी होगा। तो एक बात आपसे पूछा जाता है कि अमृतसर, अमृतसर पंजाब में है और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर है। अमृतसर की अगर आप बात करेंगे तो अमृतसर जो है आपको है पंजाब में है, समझ गए? अमृतसर पंजाब में है और दार्जिलिंग की अगर आप बात करेंगे तो दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो दोनों एक ही अक्षांश पर है, दोनों एक ही अक्षांश पर है, दोनों का अक्षांशीय विस्तार सेम है, लेकिन दार्जिलिंग में ठंड अधिक होता है और अमृतसर में ठंड कम होता है या गर्मी होता है, ठंड कम होता है या गर्मी होता है। जैसे ठंडा के मौसम में कैलकुलेट किया गया है, ठंड के मौसम में कैलकुलेट किया गया है कि अमृतसर में जब आपको 16 डिग्री टेम्परेचर होता है तो दार्जिलिंग में जो है आपको 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? समझिए, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही मौसम में, एक ही समय पर, एक ही मौसम में एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित शहरों का तापमान अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा समुद्र तल से ऊंचाई या किताबी भाषा में कहे तो तुंगता के कारण होता है। तुंगता, समझ गए? तुंगता, तुंगता के कारण होता है या समुद्र तल से ऊंचाई के कारण होता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप धरातल से ऊंचाई पे जाइएगा, धरातल से ऊंचाई पर जाइएगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाइएगा वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। और जैसे जैसे धरातल से आप नीचे जाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। धरातल से ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होता है और धरातल से नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो धरातल से ऊंचाई पर जाइएगा तो टेम्परेचर कम होता है। तो जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग एक पहाड़ी या पर्वतीय शहर है, पहाड़ी या पर्वतीय शहर है। तो दार्जिलिंग का ऊंचाई समुद्र तल से काफी अधिक है, समुद्र तल से काफी ऊंचे स्थान पर दार्जिलिंग नामक शहर बसा हुआ है। लेकिन अमृतसर जो है आपको मैदानी भाग में बसा हुआ शहर है, मैदानी भाग में बसा हुआ शहर है। यही कारण है कि दोनों के टेम्परेचर में, दोनों के जलवायु में या दोनों के मौसम में जो है आपको अंतर होता है। यह भी प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। हमको लगता है एनडीए, सीडीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस जैसे परीक्षा जो है इस प्रश्न को पूछा है और हमको लगता है बीपीएससी भी पूछा है। लेकिन आपके बिहार दरोगा परीक्षा की बात करेंगे तो बिहार दरोगा परीक्षा जो है यह प्रश्न आज तक आपसे नहीं पूछा है, समझ गए? तो इस बात को जो है आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है समुद्र से दूरी भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है, समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करता है। क्योंकि
जो शहर समुद्र के जितना नजदीक होता है वहां पर वर्षा उतना अधिक होता है, और जो शहर समुद्र के जितना दूर होता है वहां पर वर्षा उतना कम होता है। जैसे कलकत्ता समुद्र के नजदीक है, यहां पर 119 सेंटीमीटर वर्षा। पटना इससे दूर है, यहां पर 105 सेंटीमीटर वर्षा। प्रयागराज उससे भी दूर है, यहां पर 76 सेंटीमीटर वर्षा। दिल्ली उससे भी दूर है, यहां पर 56 सेंटीमीटर वर्षा। यहां पर 56 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तो समुद्र से दूरी भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है। जो शहर या जो देश, जो राज्य, जो क्षेत्र समुद्र के जितना नजदीक होता है वहां पर वर्षा उतना अधिक होता है, और जो क्षेत्र समुद्र के जितना दूर होता है वहां पर वर्षा उतना कम होता है, वहां पर वर्षा उतना कम होता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जलवायु को कुछ जलधाराएं भी प्रभावित करती है। जैसे एल नीनो जलधारा हो गया, एल नीनो जलधारा के बाद लानिनो जलधारा हो गया। ये सब ऐसी जलधाराएं हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। अब यहां पर एक चीज को समझना है कि एल नीनो की धारा और लानिनो की धारा भारतीय जलवायु को प्रभावित कैसे करती है। एल नीनो की धारा और लानिनो की धारा भारतीय जलवायु को प्रभावित कैसे करती है, इस बात को समझना है। चलिए, इस बात को समझने से पहले आप एक बात यह समझिए कि वायु यानी हवा वायु किधर से किधर चलती है। वायु किधर से किधर चलती है मतलब हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट, यानी उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र, या निम्न वायु दाब क्षेत्र से उच्च वायु दाब क्षेत्र। देखिए, जैसे एक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि दो बर्तन है, दो पात्र है, और दोनों बर्तन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक में ज्यादा पानी है दूसरे में कम पानी है, तो स्वाभाविक सी बात है पानी का बहाव अधिक पानी से कम पानी की ओर होगा। जिस पात्र में अधिक पानी होगा उधर से पानी जिस पात्र में कम पानी होगा उधर बहेगा। ऐसा होगा, हां या ना? ऐसा होगा। और तब तक यह बहाव चलता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता है। यह तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें तो कोई कंसेप्ट है नहीं। उसी प्रकार से जो पृथ्वी है, अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी पर हर जगह वायु दाब एक समान नहीं होता है। पृथ्वी पर हर जगह एयर प्रेशर बेल्ट वायु दाब एक समान नहीं होता है। कहीं पर निम्न वायु दाब होता है, कहीं पर उच्च वायु दाब होता है। जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है तो यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायु दाब पेटी। फिर ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा अधिक होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा अधिक होता है, ठंडा वायु भारी होता है, भारी होने के कारण जो है वह ऊपर नहीं उठती है, जिस वजह से ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायु दाब पेटी पाई जाती है, उच्च वायु दाब पेटी पाई जाती है। तो अगर हवा की बात करेंगे, वायु की बात करेंगे तो वायु हमेशा उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलती है। वायु हमेशा उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलती है। इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है वायु किधर से किधर चलती है, तो उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर वायु हमेशा चलती है। और देखिए, एल नीनो और लानिनो ये दोनों जलधारा है, समझ गए, ये दोनों जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा है और लानिनो ठंडी जलधारा है, लानिनो ठंडी जलधारा है। एक बात आप हमको बताइए, मान लिया जाए कोई पानी है, न्यूट्रल है वो, उसमें आप गर्म पानी मिलाइएगा तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर कोई पानी है न्यूट्रल है, उसमें आप ठंडा पानी मिलाइएगा तो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो गर्म पानी अगर न्यूट्रल पानी में मिलता है तो वह गर्म कर देता है आगे वाले पानी को, और अगर मान लिया जाए कि ठंडा में मिलता है तो वह पानी को ठंडा कर देता है।
अब मान लिया जाए कि पानी गर्म है, समझिए पानी गर्म है, तो गर्म पानी वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब पेटी देखने को मिलता है, निम्न वायुदाब पेटी देखने को मिलता है, और ठंडे पानी वाले क्षेत्र में जो है उच्च वायुदाब पेटी आपको देखने को मिलता है, उच्च वायुदाब पेटी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एल नीनो की, तो एल नीनो की, तो एल नीनो जो है आपको प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। सामान्य तौर पर इसकी उत्पत्ति प्रत्येक वर्ष नहीं होती है, लेकिन 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष के अंतराल पर इसकी उत्पत्ति होती है। और जब इसकी उत्पत्ति होती है तो यह जलधारा लगभग विश्व के अधिकतर भूभागों के जलवायु को प्रभावित करती है। एल नीनो जलधारा भारत की जलवायु को भी प्रभावित करती है। जैसे मान लिया जाए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन उसका प्रभाव, वैश्विक प्रभाव सभी देशों पर है। भारत में जो महंगाई अभी बढ़ा हुआ है, या वैश्विक स्तर पर जो महंगाई अभी बढ़ा हुआ है, उसका एक कारण रूस यूक्रेन युद्ध भी है, रूस यूक्रेन युद्ध भी है। ऐसे महंगाई के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण रूस यूक्रेन युद्ध भी है। उसी प्रकार से आपको जो एल नीनो जलधारा है, जब इसकी उत्पत्ति होती है तो संसार के अधिकतर क्षेत्र के जलवायु प्रभावित होते हैं, उसमें भारत के भी जलवायु प्रभावित होती है। एल नीनो जलधारा गर्म प्रकृति की है। एल नीनो जलधारा के उत्पत्ति होने से, एल नीनो जलधारा के उत्पत्ति होने से हिंद महासागर में गर्म या उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म, यानी हिंद महासागर का पानी जो होता है आपको गर्म हो जाता है। और गर्म पानी मतलब वहां पर निम्न वायुदाब पेटी, गर्म पानी मतलब वहां पर निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। तो क्या हिंद महासागर से कोई हवा, हिंद महासागर से कोई हवा की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, हिंद महासागर से भारत की ओर कोई हवा चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि उस समय हिंद महासागर में निम्न वायुदाब पेटी होता है। और अगर हवा की अगर आप बात करेंगे तो हवा हमेशा उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। तो एल नीनो नामक गर्म जलधारा के उत्पत्ति होने से भारत की जलवायु पर प्रभाव यह पड़ता है कि भारत में मानसून का आगमन थोड़ा देरी से होता है। जून के प्रथम सप्ताह में सामान्य तौर पर मानसून का आगमन होता है, लेकिन एल नीनो की अगर उत्पत्ति हो जाती है तो लगभग 15 दिन से 1 महीना, 15 दिन, सॉरी 10 से 15 दिन देरी से मानसून का आगमन भारत में होता है। और दूसरी बात यह है कि जब 10 से 15 दिन की देरी से मानसून का आगमन होता है तो वर्षा भी जो है आपको क्या होता है? कम होता है। और वर्षा कम होने के कारण जो है आपको सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब भी एल नीनो की उत्पत्ति होती है, एल नीनो की उत्पत्ति होने से भारतीय जलवायु पर प्रभाव यह पड़ता है, मानसून का देरी से आगमन होता है और भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद लानिनो, लानिनो की अगर हम बात करें तो यह भी प्रशांत महासागर में चलने वाली एक ठंडी जलधारा है, यह प्रशांत महासागर में चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। लानिनो जलधारा के उत्पत्ति होने से आपको ठंडी, इस जलधारा की पानी ठंडी होती है, और ठंडी पानी मतलब वहां पर उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी होगा तो स्वाभाविक सी बात है हिंद महासागर का जल ठंडा हो जाएगा, वहां पर उच्च वायुदाब पेटी होगा, और फिर हवा जो है हिंद महासागर से भारत की ओर प्रवेश करेगा, और उसमें जो है आपको नमी की मात्रा भी अधिक होगी, और नमी की मात्रा अधिक होने के कारण वर्षा अधिक करेगी, और वर्षा अधिक करेगी मतलब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि लानिनो जलधारा की उत्पत्ति होने से भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं
एल नीनो और ला नीनो जो दोनों जलधारा भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। और ध्यान रहे, एल नीनो और ला नीनो दोनों प्रशांत महासागर की जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा है, ला नीनो ठंडी जलधारा है। एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होने से भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, और ला नीनो जलधारा की उत्पत्ति होने से भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब दोनों भारत के लिए खतरनाक ही है, समझिए, दोनों भारत के लिए खतरनाक ही है। आए दिनों पेपर में आप पढ़ेंगे कि एल नीनो की उत्पत्ति की संभावना है, तो आप समझ जाएंगे कि भारत में सुखाड़ आने वाला है, या ला नीनो की उत्पत्ति की संभावना है तो आप यह समझ जाएंगे कि भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कल आप देखते होंगे भारत में बहुत अधिक पानी आ जाता है, भारत में बहुत अधिक बाढ़ आ जाता है, कभी कताल आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ला नीनो की उत्पत्ति कहीं ना कहीं हुई होगी, इसी वजह से भारत में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? यह चीज है। तो ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे, हाँ या ना? चलिए अब देखिएगा, इसके अलावे हमने आपको बतलाया है कि अगर भारत की बात करें तो भारत में मौसम 4 है। ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर। वो 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, उसमें वो चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं बहुत विद्यार्थी जो छुड़की में लटकता है, ठीक है। देखिए कोई भी चैप्टर आए ना तो उसके मेन कंसेप्ट को समझिए, छुड़की में नहीं लटकना है। जैसे बहुत विद्यार्थी का 15 मार्च से 15 जून दे दिए, फिर 15 जून से 15 से, अरे उस चक्कर में काहे आप पढ़ रहे हैं महाराज, वैसे दे दिए, उसका कोई महत्व नहीं है। वो कभी पूछेगा कि भारत में गर्मी कब से कब तक रहता है, और वो कोई निर्धारित थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि 15 मार्च को गर्मी आइए जाएगा, 30 मार्च को गर्मी आ सकता है, समझिए, हो सकता है या नहीं हो सकता, समझिए। वो एक दे दिए हैं, उसका कोई खास महत्व है नहीं। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा, जैसे एक बात पूछा जाता है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है, भारत में सबसे कम वर्षा कहां होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है मेघालय के मासिनराम में होता है। मेघालय के मासिनराम में होता है, 1141 सेंटीमीटर वर्षा होता है। और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिनराम में ही होता है। भारत तथा विश्व दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो भारत में भी तथा विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में ही होता है। और मेघालय के मासिनराम में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी के शाखा से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल के खाड़ी के शाखा से होता है। इसके बाद भारत में सबसे कम वर्षा कहां होता है, तो भारत में सबसे कम वर्षा होता है लद्दाख के लेह में, लद्दाख के लेह में। इसके बाद भारत में सबसे अधिक गर्मी कहां होता है, तो भारत में सबसे अधिक गर्मी होता है राजस्थान के बीकानेर के बिरियावली में। राजस्थान के बीकानेर के बिरियावली में सबसे ज्यादा गर्मी होता है। और भारत में सबसे ज्यादा ठंडा कहां होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा ठंडा होता है लद्दाख के द्रास में। लद्दाख के द्रास में, लद्दाख के द्रास में। ये 4 फैक्ट है, ये चारों फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब आप देखिएगा एक बात कि आपको एक पूछा जाता है मरुस्थल के संदर्भ में, भारत का सफेद मरुस्थल कौन है, भारत का शीत मरुस्थल कौन है, भारत का गर्म मरुस्थल कौन है। उसमें थोड़ा सा एरर है, पहले आप यहां पर देख लीजिए, पहले आप यहां पर जान लीजिए, फिर उसमें आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। जहां पर एरर है यहां पर अगर आप ध्यान से सुनिएगा तब आप सुधार करने में नोट में सक्षम हो पाएंगे। हम नोट में सुधार करवाएंगे नहीं, गलत लिखा हुआ है, गलत है, आप अपना याद कर लीजिएगा, नहीं तो ध्यान से यहां सुनिए। देखिए आपको पिछला चैप्टर पढ़ाते हुए हमने आपको भारत के पर्वत पठार मैदान से अवगत करवाया था। और भारत के पर्वत पठार मैदान से अवगत करवाते हुए हमने आपको थार रेगिस्तान से अवगत करवाया था। थार रेगिस्तान से अवगत करवाया था। थार रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है, गर्म मरुस्थल है। तो भारत का एक गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल है या थार रेगिस्तान है। तो जो थार है वह भारत का गर्म मरुस्थल है। फिर आपको जो कच्छ का रण है, कच्छ के
रन वाले इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहां पर सफेद, समझ गए, सफेद नमकीन, नमक जानते हैं? नमक, नमक कैसा होता है? सफेद होता है। इस क्षेत्र में नमक, समझ गए, नमक की परत आपको देखने को मिलती है। यह भूभाग जो है उजला दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। तो कच्छ का जो रण है उसे भारत का सफेद मरुस्थल कहा जाता है। कच्छ का जो रण है उसे भारत का सफेद मरुस्थल कहा जाता है। फिर आपको जो लद्दाख का लेह है इसे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। शीत मरुस्थल कहा जाता है। देखिए, मरुस्थल किसे कहा जाता है? अनुपजाऊ भूभाग, अनुपजाऊ भूभाग जहां पर वर्षा काफी कम हो, जहां पर वर्षा काफी कम हो, जहां पर फसल का उत्पादन पॉसिबल ना हो, जहां पर फसल का उत्पादन नहीं होता हो, जहां पर फसल का उत्पादन नहीं होता हो, उसी को मरुस्थल कहा जाता है। तो लद्दाख का लेह का इलाका है, यहां पर भी फसल का उत्पादन नहीं ही होता है, यहां पर वर्षा ना के बराबर होता है या बहुत कम वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा तो इसी क्षेत्र में होता है। अनुपजाऊ भूभाग है, इसी वजह से इसको जो है शीत मरुस्थल कह दिया गया है। फिर थार मरुस्थल, यह भी अनुपजाऊ भूभाग है, इसे जो है गर्म मरुस्थल कहा गया है। फिर कच्छ का रण, यह भी अनुपजाऊ भूभाग है, इसे कहा जाता है सफेद मरुस्थल। क्या कहा जाता है? सफेद मरुस्थल। समझ गए? तो अब यहां पर 8-10 फैक्ट हमने आपको बतलाया है। ये सभी फैक्ट को एक एक करके हम पूछ रहे हैं और आप जवाब दीजिए और साथ ही साथ उसके बाद आप अपने नोट में सुधार कर लीजिएगा। तो बताइए, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है? मासिनराम, मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? मासिनराम, मेघालय। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? मासिनराम, मेघालय। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? मासिनराम, मेघालय। इसके बाद आगे बताइएगा कि मासिनराम, मेघालय में जो वर्षा होता है वह कौन मानसूनी पवन से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के कौन शाखा से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के कौन शाखा से होता है? बंगाल की खाड़ी। भारत में सबसे कम वर्षा कहां होता है? लेह। कहां होता है? भारत में सबसे कम वर्षा, भारत में सबसे कम वर्षा। क्लियर है ये बात? इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको कि जो है आपको भारत में भारत का सबसे अधिक गर्म स्थान कौन है? राजस्थान के बीकानेर का बिड़ियावली। राजस्थान के बीकानेर का बिड़ियावली। राजस्थान के बीकानेर का। भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, लद्दाख में है। कौन है? भारत का सबसे ठंडा स्थान। चलिए, भारत का गर्म मरुस्थल थार। भारत का गर्म मरुस्थल, भारत का गर्म मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल लेह। भारत का शीत मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल, भारत का सफेद मरुस्थल आए कच्छ का, भारत का सफेद मरुस्थल। अब देखिए तो नोट में कुछ गलती भी है। क्या गलती है? गर्म के जगह ठंडा की जगह गर्म होना चाहिए, तो दोनों जगह ठंडे ठंडा दे दिया, यही ना? तो उसको सुधार लिए, समझ गए है ना? चलिए अब देखिएगा आगे, बताए ना। अब देखिएगा कुछ चीज और है, कुछ चीज और यहां पर हम लोगों को समझना है। जैसे कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया है, भारत के किस राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है इसको देखना है। और आम्र वर्षा क्या है, लू क्या है, चेरी ब्लास्म क्या है, फूलों की बौछार क्या है, बोर्डो, इचिला, नार्वेस्टर, काल बैसाखी, ये सब क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। एक बात बताइए, आप मानव हैं, आपने बहुत चीज को जीवन में महसूस किया है, बहुत चीज को आपने फील किया है, बहुत चीज आपने देखा है, बहुत चीज आपने सुना है, समझा है। क्या है या नहीं है? है, निश्चित तौर पर है। तो वर्षा ऋतु में तो होता है, लेकिन आप थोड़ा याद कीजिए, अपने बीते दिनों को याद कीजिए,
आपने जो महसूस किया है उसको याद कीजिए। क्या गर्मी के मौसम में, क्या गर्मी के मौसम में, मतलब अप्रैल के माह में, गर्मी का मौसम मतलब मार्च से लेकर जून, मार्च से लेकर जून में, अप्रैल, मई, जून, मार्च सब माह है। क्या अप्रैल में वर्षा नहीं होता है? क्या मई में वर्षा नहीं होता? एकदम होता है, समझिए, एकदम होता है। तो एक बात तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वर्षा ऋतु में वर्षा होने से पहले, वर्षा ऋतु में वर्षा होने से पहले गर्मी के मौसम में भी वर्षा होता है, गर्मी के मौसम में भी वर्षा होता है। अब एक बात बताइए, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के ऋतु में, अप्रैल के माह में आप याद कीजिए, अप्रैल के माह में, मेनली अप्रैल के माह में गर्म हवा चलती है? नहीं चलती है। गर्म हवा चलती है, एकदम से चलती है। विशेष तौर पर अप्रैल के माह में उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में मतलब पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में तथा पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी अप्रैल के माह में या ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत और पाकिस्तान में जो गर्म हवा चलती है, उस गर्म हवा को लू कहा जाता है। उस गर्म हवा को क्या कहा जाता है? लू, लू कहा जाता है। और जिसको लू लगता है, हो सकता है वो भगवान को प्यारे भी हो जाते हैं। लू कोई अच्छा चीज नहीं है। आप देखते होंगे कि उस समय जो है सरकार का एक गाइडेंस आता है कि दोपहर में 12 से 3 के बीच ना निकले, जरूरी पड़ने पर ही निकले। ऐसा सलाह, ऐसा दिशा निर्देश जो है आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, विशेष तौर पर उत्तर भारत में, विशेष तौर पर उत्तर भारत में। तो एक बात तो यह हो गई। और दूसरी बात, इससे पहले हमने आपको समझाया था कि वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होता है। वर्षा ऋतु यानी मानसून के आगमन, मानसून का आगमन हुआ मतलब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गया। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले अर्थात मानसून के आगमन से पूर्व, मानसून के आगमन से पूर्व जो भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है, उस वर्षा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वह वर्षा अलग अलग फसलों के लिए लाभदायक होता है। तथा ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है, उस गर्म हवाओं को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। उस गर्म हवाओं को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपको मानसून के आगमन के पूर्व एक होता है, मानसून के आगमन के पूर्व कर्नाटक के क्षेत्र में, मानसून के आगमन के पूर्व कर्नाटक के क्षेत्र में जो वर्षा होता है उसे कहा जाता है चेरी ब्लास, उसे कहा जाता है चेरी ब्लास, चेरी ब्लास्म कहा जाता है। और वह वर्षा कॉफी के लिए लाभदायक होता है। फिर केरल में जो वर्षा होता है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। उसका संबंध आम के फसल से होता है, उसका संबंध आम के फसल से होता है। फिर आपको ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है, उस गर्म हवाओं को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। फिर आपको उस गर्म हवा को असम में बोल्डो इचीला कहा जाता है, असम में बोल्डो इचीला कहा जाता है। फिर उस गर्म हवा को पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर, नार्वेस्टर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है पता है? क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है लू क्या है, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा का संबंध किससे है, चेरी ब्लास्म वर्षा का संबंध किससे है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो
हम लोग मौसम के विषय में यहां पर जाने हैं, मौसम के विषय में ठंडा मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा वर्षा, ये सब चीज यहां पर जाने हैं। ये भी तो मौसम से ही संबंधित तथ्य है। तो इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण काफी भास्ट है, ठीक है, बहुत अधिक भास्ट है, लेकिन उस भास्ट नॉलेज का जरूरत विशेष तौर पर आपको मेंस में पड़ता है। बीपीएससी मेंस परीक्षा में हमको लगता है 4 से 5 बार कम से कम, जब से हम बीपीएससी परीक्षा को देख रहे हैं, यानी अप्रॉक्स में 40वें बीपीएससी से वर्तमान समय तक आप देखेंगे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक सेकेंड पेपर का या ऑप्शनल जिसका ज्योग्राफी होता है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के विषय में अनेकों बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से मुख्य तौर पर मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से अब प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। प्रीलिम्स का पूछा गया प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से, क्या पूछा गया प्रश्न है आगे हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन कोपेन विद्वान का नाम है, कोपेन विद्वान का नाम है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कह रहे हैं तो कोपेन विद्वान का नाम है। देखिए, अनेकों भूगोल वेताओं ने भारतीय जलवायु को अपने तरीका से कई वर्गों में विभक्त किया है या कई वर्गों में बांटा है, लेकिन उसमें सबसे अधिक मान्य है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। सबसे अधिक मान्य है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है। कोपेन ने भारतीय जलवायु को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है। और देखिए, जलवायु को निर्धारित करने के 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है वर्षा और दूसरा होता है तापमान। आपसे पूछा जाता है यह प्रश्न, जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो जलवायु के वर्गीकरण के 2 महत्वपूर्ण तत्व है, एक है तापमान और दूसरा है वर्षा। कोपेन ने भारतीय जलवायु को विभाजित करते हुए तापमान और वर्षा को ही आधार बनाया, और तापमान और वर्षा को आधार बनाते हुए ही कोपेन ने भारतीय जलवायु को 8 वर्गों में विभाजित किया है। कोपेन ने जो भारतीय जलवायु को 8 वर्गों में विभाजित किया है, उसमें आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है, यहां पर आपको ई प्रकार की जलवायु है। ई प्रकार की जलवायु है। ई प्रकार की जलवायु का अर्थ होता है ध्रुवीय, समझ गए, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु का अर्थ होता है यहां का मौसम हमेशा ठंडा होता है। यहां का मौसम हमेशा क्या होता है? ठंडा होता है। आप किसी भी मौसम में चले जाइए, जैसे अब तो ठंडा आ गया है, आप ग्रीष्म ऋतु में भी चले जाइए, इस एरिया में आपको ठंड का एहसास होगा, आपको कोट पहनना होगा, समझिए, आपको कोट पहनना होगा। आप गर्मी के मौसम में भी चले जाइए, आप मई जून में जाइए यहां पर, तब पर भी यहां पर इस एरिया में जो है आपको ठंडा का एहसास होगा। तो कोपेन ने जो है आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर ई प्रकार की जलवायु है। ई प्रकार की जलवायु है, अर्थात ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में DFC प्रकार की जलवायु है। DFC प्रकार की जलवायु है। इसके बाद आपको राजस्थान का पूर्वी भाग, गंगा का मैदानी भाग, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के बाद
ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर CWG प्रकार का जलवायु है। CWG प्रकार का जलवायु है, CWG प्रकार का जलवायु है। अब CWG का मतलब होता है शुष्क शीत जलवायु वाला क्षेत्र, शुष्क शीत जलवायु वाला क्षेत्र, शुष्क शीत जलवायु वाला क्षेत्र। आगे हम आपको लिखा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, समझ गए। इसके बाद आपको याद भी हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको, आप इधर अगर आ जाते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो है आपको मरुस्थल है। जो मरुस्थलीय इलाका है यहां पर BHWH प्रकार का जलवायु है। BHWH प्रकार का जलवायु है, यानी गर्म मरुस्थलीय जलवायु है, यानी गर्म मरुस्थलीय जलवायु है। फिर आप अगर आप आ जाते हैं प्रद्वीपीय पठारी इलाका में, समझिए प्रद्वीपीय पठारी इलाका में आ जाते हैं तो जो प्रद्वीपीय पठारी इलाका है, प्रद्वीपीय पठारी इलाका की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो है आपको AW प्रकार की जलवायु है। AW प्रकार की जलवायु है। AW प्रकार की जलवायु है मतलब उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है। फिर अगर आप आ जाते हैं तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर, तो कोरोमंडल के तट पर AS प्रकार की जलवायु है, कोरोमंडल के तट पर AS प्रकार की जलवायु है। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं गोवा से, समझिए गोवा से जो है, गोवा से अगर आप आ जाते हैं इधर कन्याकुमारी तक, पश्चिमी तटीय भाग में, ये जो पश्चिमी तटीय भाग है, इस पश्चिमी तटीय भाग में अगर देखा जाए तो इस पश्चिमी तटीय भाग में जो है AMW प्रकार का जलवायु है, AMW प्रकार का जलवायु है, ठीक है, AMW प्रकार का जलवायु है। इसके बाद जो है आपको पंजाब का इलाका हो गया, फिर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, समझ गए, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र का कुछ इलाका हो गया। ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको BSHW प्रकार का जलवायु है, BSHW प्रकार का जलवायु है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो देखिए E 1, DFC 2, CWG 3, AW 4, AS 5, AMW 6, BSHW 7 और BHWH 8। कोपेन ने संपूर्ण भारत को यही 8 जलवायु में विभाजित किया है, 8 जलवायु में विभाजित किया है। देखिए किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है इसको याद रखना है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है जानते हैं? बिहार में किस प्रकार की जलवायु है? ऑप्शन CWG, ऑप्शन BHSW, ऑप्शन AS, ऑप्शन AW। तो इसमें मारना है आपको CWG प्रकार का जलवायु है, यानी शुष्क शीत मानसूनी प्रकार का जलवायु है, शुष्क शीत मानसूनी प्रकार का जलवायु है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार में ठंडा होता है, फिर गर्मी होता है, बिहार में ठंडा भी होता है, गर्मी भी होता है। शुष्क का मतलब सूखा और शीत का मतलब ठंडा, समझ गए। यानी जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का मौसम होता है, ये सब अपना कोपेन जो है लिया है, DFCAB कैपिटल, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जो है आपको लिया है, ये सब को अपना आधार बनाया वो कोपेन। तो इन सभी चीजों में हम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ संपूर्ण भारत को 8 भाग में आप बांट लीजिए और 8 भाग को आप याद रखिए कि फलना क्षेत्र में फलना प्रकार का जलवायु है। और विशेष तौर पर जो है बिहार के संदर्भ में, आप बिहार का परीक्षा देने जा रहे हैं तो अगर बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो आप कहिएगा CWG प्रकार का जलवायु है। कैसा है? CWG प्रकार का जलवायु है, समझ गए। तो अब जो है यहां पर 1-2 पॉइंट हम आपको नोट डाउन करवाते हैं और उसके बाद आपको यह मानचित्र बनाना होगा, समझ गए। और इस मानचित्र को बनाएंगे, फिर E के सामने ध्रुवीय प्रकार लिख ले लेंगे, CWG के सामने जो है शुष्क
शीत मानसूनी प्रकार का जलवायु लिख लेंगे, समझ गए। फिर जो है आपको एएस के सामने जो भी होगा वो लिखना होगा आपको। क्लियर है ये बात? अपना जैसे लिखना है लिखिए, हम क्या करें, सब चीज हम ही कर देंगे। आप लोग का बस चले तो आप लोग सब कहिएगा आप ही जाकर के परीक्षा दे आइए मेरे लिए। चलिए आ गया। मानचित्र बनाइए। It's not a game, it's a